गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आया हूं आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर JSM GS स्टडी पॉइंट पर हम बात करेंगे अकबर का प्रारंभिक दौर। महान शासक भारत के अकबर का महान शासक हैं उनका प्रारंभिक दौर हम जानेंगे आज। और बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाएं सभी छात्र, बिल्कुल जय हिंद जय भारत करते हुए जबरदस्त क्लास होने वाली है आज। जैसे कि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं भाई इसमें अकबर के प्रारंभिक दौर के बारे में। अकबर का प्रारंभिक दौर, चलो तो बेटा ये ध्यान रखना हमें कि अकबर का जो प्रारंभिक दौर है ना, बेटा ध्यान रखना भैया, ये है अपने क्या नाम बेटा इनका, जल्दी बताएं। इनका नाम है हेमू या हेमचंद्र। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन जैसी भैया मूछ रखाई जाए, आज इनके जैसे बिल्कुल गेटअप में आया जाए। तो मैंने सोचा बिल्कुल आज अपने हिंदू शासक हेमू या हेमचंद के लिबास में बिल्कुल मैं जय हिंद जय भारत करते हुए। चलो भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अकबर का जो प्रारंभिक दौर हम कवर कर रहे हैं, तो जो अकबर जो है इनकी मात्र उम्र 13 वर्ष 4 माह थी। 13 वर्ष 4 माह। इतनी छोटी सी उम्र में इनके पिता, अकबर के जो पिता हैं इनका नाम था हुमायूं, इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन भाई साहब को क्या बनाया गया था, देश का महान शासक तो नहीं कहेंगे, अभी महानता नहीं है इनके समक्ष, लेकिन ये शासक बन जाते हैं। और इनका जो राज्य अभिषेक होता है वो फरवरी 1556 में। तो जो राज्य अभिषेक हो रहा है वो 15 फरवरी, यानी कि हम बात करें फरवरी का माह था और 1556 की डेट है और जगह का नाम है कलानौर। कलानौर में इनका राज्य अभिषेक हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बैरम खां के द्वारा। बैरम खां के द्वारा इनका क्या हो जाता है भैया, राज्य अभिषेक। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ है, तो कलानौर दुर्ग में हुआ इनका राज्य अभिषेक, फरवरी 1556 में हुआ। लेकिन जब तक इनका राज्य अभिषेक हुआ तब तक क्या हुआ कि इनका एक दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन भैया दुश्मन ही है। दोबारा समझ लो मेरे साथ, अकबर मात्र 13 वर्ष 4 माह की उम्र में फरवरी माह में 1556 में कलानौर दुर्ग में इनका क्या हुआ था, राज्य अभिषेक। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती मेरे प्यारे छात्रों, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई। लेकिन समस्याएं थी अभी अब अकबर के जीवन में, और समस्याएं आने वाली थी अकबर के जीवन में। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो समस्याएं क्या थी वो हम समझ लेते हैं। तो वो समस्याएं ये थी इसमें, जैसे कि हम बात करें और इन सभी समस्याओं पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि हुआ ये इसमें कि अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष यानी कि अवयस्क है। तो क्या हुआ कि जो हेमू है, हेमू के बारे में ध्यान से सुने भाई। जो हेमू है ना, इसने क्या किया कि जो सूरवंश है, सूर जो वंश है उसके शासक हैं आदिल शाह। सूरवंश के शासक हैं आदिल शाह। तो बेटा आदिल शाह के प्रधानमंत्री कौन है, तो आदिल शाह का प्रधानमंत्री है हेमचंद, या इसे हम क्या कहते हैं इतिहास में, हेमू के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो शेरशाह सूरी के जो वंशज है ना, उनमें एक शासक हुआ है आदिल शाह, जिसका बिहार के आसपास वाले बेल्ट में शासन था। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सूरवंश है उसके राजा का नाम क्या है, आदिल शाह। उसके प्रधानमंत्री कौन है, हेमू या हेमचंद। हेमू या हेमचंद्र उसके क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब क्या हुआ बेटा इसमें कि हेमू इतना योग्य है कि इसने ध्यान रखना आगरा
और दिल्ली दोनों पर अधिकार कर लिया, आगरा और दिल्ली दोनों पर अधिकार कर लिया। यानी भैया हिंदू शासक है भैया। हेमू ध्यान रखना भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, इसके बाद कोई नहीं है। तो भैया जो हेमू महोदय है ना, उन्होंने बढ़िया मुंह चूज देख बढ़िया से करके जो कहा कि हम क्या है, शहंशाह हिंद। मतलब कि भैया हेमू ने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन है भैया, हेमू। कौन है मेरे प्यारे छात्रों, हेमू अंतिम विक्रमादित्य। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसका नाम क्या है, हेमू या हेमचंद्र। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, हेमू या हेमचंद्र। और जो अकबर भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। अभी क्यों रो रहे हैं, क्योंकि पिता का सदमा है, पिता की मृत्यु हुई है, अकस्मात मृत्यु हुई है। तो ये अभी क्या है, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन जब तक क्या हुआ कि हिंदू भाई साहब ने मुझ को इस तरह से करते हुए क्या कर दिया, उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और आगरा और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। तो यानी ये ध्यान रखना है हमें कि अंतिम हिंदू जो शासक है उसका नाम क्या है। तो बेटा आपको झंडा गाड़ देना, उसका नाम क्या है, हेमू या हेमचंद्र। ठीक है। अब चूंकि दिक्कत क्या है कि भैया बाबर और हुमायूं के समय दिल्ली किसकी थी, मुगलों की। अब दिल्ली किसके हाथ चली गई, आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू के हाथ चली गई। अब अकबर क्या करेगा भाई, तो अकबर ये करेगा कि दिल्ली को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास जरूर करेगा भाई। तो क्या हुआ मेरे प्यारे छात्रों, उसमें अकबर का ये प्रारंभिक दौर है जिसमें ध्यान रखना है हमें विशेष रूप से कि एक युद्ध होता है यहां, जिस पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलो भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसमें हुआ ये कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, ये कब लड़ा गया है, 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध हुआ। हेमू और किसके बीच हुआ है, तो देखो दो प्रतिद्वंदी कौन कौन है, ये है अकबर भाई साहब और ये है हेमू। यानी ये मुस्लिम शासक है और ये क्या है, हिंदू शासक है। क्योंकि भैया मैं पढ़ाने वाला टीचर की कोई जाति नहीं होती, नहीं, फिर भी मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करता हूँ। और इन भाई साहब की देखो मूछें देखें आप, जबरदस्त है, बिल्कुल कोंकड़ा खा रही है मेरी तरह। भाई साहब जय हो, जय हो भैया। क्यों जय हो कर रहा हूं मैं इसकी, क्योंकि इस बंदे ने लगातार 22 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते हैं बेटा, 22 युद्ध, और ये कभी नहीं हारा 22 युद्धों में। तो अब इसका टेरर है। और इन भाई साहब की उम्र अभी कितनी, 14 वर्ष। तो क्या हुआ इसमें मेरे प्यारे छात्रों कि 14 वर्ष की उम्र का अकबर है और उसका संरक्षक कौन है, बैरम खां। उसका जो संरक्षक कौन है, बैरम खां। अभी मैं बैरम खां का फोटो आपको दिखाऊंगा यहां, कोई टेंशन नहीं। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ किस किस बीच हो रहा है, जल्दी बताएं फटाफट। ये युद्ध हो रहा है अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें ध्यान रखना अकबर युद्ध क्षेत्र में ही नहीं था। क्यों, क्योंकि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां। तो बैरम खां के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे छात्रों, बैरम खां के द्वारा इस युद्ध में भाग लिया गया। किस युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में। किसके द्वारा भाग लिया गया, बैरम खां के द्वारा। और अकबर से कहा गया कि बेटा 8 किलोमीटर दूर रहना रणभूमि से। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कभी जरूरत पड़े कि हम जीत रहे हैं तो आ जाना, हार रहे हैं तो भाग जाना। ये थी अकबर की प्रारंभिक सच्चाई। ठीक है, बालक ही तो था। और इधर कौन है भाई साहब, मूछ को टेते हुए कौन है भाई, जल्दी बोले फटाफट, कौन है भाई साहब, तो उनका नाम है हेमचंद या हेमू। क्या नाम मेरे प्यारे छात्रों, हेमचंद या हेमू। तो बेटा हुआ उसमें ये कि इस युद्ध में ध्यान रखना दोनों साइड से कौन कौन लड़ रहा है, बोलो जल्दी कमेंट करके बताएं। इसमें इस अकबर की ओर से कौन लड़ रहा है, जल्दी कमेंट करके बताएं। अकबर की ओर से किसके द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा है, कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये लड़ा जा रहा है बैरम खां के द्वारा।
और इधर से कौन लड़ रहा है, हेमू। ठीक है भाई, अब युद्ध तो प्रारंभ हो गया। फटाफट भैया तलवार जिस पे जो मिला भैया वो लेकर तैयार, तलवार कोई भाला, कोई कुछ, सारे भैया कुछ ना कुछ लेके घूम रहे हैं भाई। जैसे मैंने उठा ली तलवार, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद निपटाई के रहेंगे। मैंने समझ रहे हैं, बिल्कुल तैयार, तलवार से लैस, जय हिंद जय भारत करते हुए बिल्कुल हेमू की ओर से। भैया हेमू भाई साहब ये हैं, तो हेमू किस पे बैठा हुआ है जल्दी बताएं। तो बेटा ये ध्यान रखना है, हेमू है हाथी पर। हेमू अमूमन हाथी का प्रयोग करता है, तो हेमू हाथी पर है। और बैरम खां वो भी हाथी पर होगा नहीं, लेकिन अकबर भाई साहब से कहा बेटा तुम कबूतरी उड़ाओ, तुम इसी लायक हो, तुमने कोई झंडा नहीं गाड़े जीवन में, ध्यान रखना इसकी वजह से, चिंदी चोर हो भाई। हाँ बाद में कुछ करोगे लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे, चलो बैठो। हाँ तो अब ये ध्यान रखना है हमें कि ये भाई साहब कबूतरी उड़ा रहे हैं, कबूतर जा जा जा, कहाँ भेज रहे हो। हाँ तो क्या हुआ भाई इसमें कि इधर से बैरम खां और इधर से हेमू, हेमू की सेना भारी किस पर, बैरम खां पर। तो बैरम खां का जो सैनिक थे ना बेटा ध्यान से सुनो भाई, बैरम खां के जो सैनिक थे वो क्या है, युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे, युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। क्यों? क्योंकि हेमू क्या है, बहुत वीर है। हेमू जो है इतना वीर है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हेमू क्या है, वीर है भाई। तो अब इसमें हुआ ये है कि हेमू की जो भाग रहा है ना, यानी कि कौन की सेना भाग रही है अभी, बैरम खां की। तो बैरम खां की सेना जैसे भाग रही है, जैसे मान लो सपोज दैट जैसे मैं तीर चला रहा हूँ समझ ना, और मैं भाग रहा हूँ चलाते हुए ऐसे करके, तो मैं भागू तो बेटा ऐसे ही भागू ना, मैं ऐसे करे ऐसे भागू ना मैं। तो मैं जब भाग रहा हूं ना, तो पीछे से किसी बंदे ने, हेमू की सेना में से किसी एक सैनिक ने उसके तीर मार दिया, किसी सैनिक के ऐसे करे। अब तीर कोई तुम्हारे मारे ना, तो तुम्हें कितनी गुस्सा आई, भयंकर। तो तुम क्या करोगे, तेरी माँ का नाका गया। अब ऐसे जो तीर मारा ना, वो तीर किस में जाके पड़ा, हेमू के आंख में। हेमू की आंख में तीर घुस गया, हेमू की आंख में तीर घुस गया। कहां घुसेगा, हेमू की आंख में तीर घुसेगा। एक सैनिक ने, समझ रहे हो तुमने, ये युद्ध वीरता के साथ नहीं जीता अकबर ने, भाग गए, किस्मत। तो क्या हुआ कि एक तीर किसकी आंख में घुस गया, इन भाई साहब की आंख में। तो क्या हुआ भाई इसमें, तो ये फिर भी वीर था, इसने कहा कि नहीं, सैनिकों से कहा, तो इसने क्या किया, उस तीर को इस तरह से आंख से निकाल दिया भाई। सपोज दैट ऐसे आंख में तीर घुस गया हो, तो इसने क्या किया, इस तरह से तीर को बाहर निकाल दिया। लेकिन तीर जो बाहर निकला ना, तो आंख का जो गट्टा होता ना वो बाहर निकल आया, और हेमू फिर भी खड़ा है हाथी पर। तो बैरम खां कहता है कि दुश्मन ये किस मिट्टी का बना है भाई। तो धन्य ऐसे सूरवीरों को जिन्होंने हिंदुओं का नाम रोशन किया है, धन्य ऐसे सूरवीरों को। युद्ध हार जीत तो भाग्य की होती है, लेकिन अपना जो कर्म निभाया हेमू ने, इसे इतिहास में आज भी हम याद रखते हैं। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए भाई, हेमू जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्यों उसने बिल्कुल झंडा गाड़ दिया था। हार जीत किसी की हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ रहे हो। तो क्या हुआ इसमें कि भैया अंत में जाके जब उसकी आंख बाहर निकल आई तो बंदा बेहोश हो गया। तो वो बेहोश हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना था बताओ मुझे। तो ऐसी कंडीशन उसे वो हाथी बेहोश होकर वहां से नीचे गिरा। कौन, हेमू। हेमू के नीचे गिरते ही सेना, किसकी सेना भाग गई, हेमू की सेना भाग गई, और इस युद्ध में हेमू की हार हो जाती है। तो जीता कौन, अकबर, हारा कौन, हेमू। लेकिन जीती यहां किस्मत, वीरता नहीं, क्योंकि वीर तो कौन था, एज ए हिंदू कौन था वीर, अपना हेमू। लेकिन हारा कौन यहां, हेमू, किस्मत के कारण। किस्मत नहीं थी हमारी, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल रंग लाएगी। ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ बेटा, इसमें ये ध्यान रखना कि जो अकबर भाई साहब हैं, इनको बुलाया गया। बैरम ने कहा कि बेटा आप बुला लाओ उसको, 8 किलोमीटर दूर खड़ा है, बहुत देर होगी, उसको बुलाओ। तो भैया बैरम खां के बुलावे पर कौन आ गया, अकबर आ गया। 14 साल का लड़का था। तो क्या हुआ, तो इससे कहा कि तुम्हें किसको मारना है, हेमू। हेमू बेहोश पड़ा हुआ है, मरा नहीं है अभी। तो इससे तलवार पकड़ा दी। तो हेमू के शरीर को देखकर ये बंदा तलवार नहीं चला पाता है,
तलवार छूट गई हाथ में से। तो फिर बैरम खां के द्वारा इसे मारा गया हेमू को, और इसके सिर को टांग दिया गया दिल्ली में, और उसके अन्य शरीर के भागों को अलग अलग क्षेत्रों में टांगा गया, जिससे मैसेज चला जाए कि भविष्य में कोई भी हिंदू ऐसा दुस्साहस न कर पाए कि जो किसने कर दिखाया था, हेमू ने। तो इस प्रकार मैं भैया हेमू की वीरता को नमन करता हूं, आज भी नमन करता हूं, जीवन भर करता रहूंगा कि ऐसे सूरवीर हर सदैव पैदा नहीं होते हैं। इसी बात पर अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखें कमेंट में, क्योंकि हेमू ने जो वीरता निभाई है ना, वो बात ही अलग थी ना। ठीक है भाई। अब इस युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या हुआ, तो बेटा हम अकबर के थोड़ा पीछे का इतिहास जान लेते हैं 2 मिनट में। नहीं, चलो भाई, चलो भाई। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अकबर का जो प्रारंभिक इतिहास। तो बेटा अकबर का जन्म कहां हुआ, ये तो मैंने उसका पहला युद्ध बताया है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। बीरसाल के महल में हुआ, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। इनकी मां का नाम क्या था, तो इनकी मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। पिता कौन थे बेटा इसके, तो इनके जो पिता का नाम था हुमायूं। पिता थे हुमायूं, मां का नाम हमीदा बानो बेगम। जन्म कहां हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में इन कबूतर वाले भाई साहब का जन्म हुआ था। बहुत इंटेलिजेंट बंदा था भाई। ठीक है, तो ये अमूमन जन्म माँ बाप का परिचय हो गया। अब हम बढ़ते हैं अकबर का प्रारंभिक शासन कैसे चला, क्योंकि देखो पानीपत का पहला युद्ध जीत गया है वो, सॉरी पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो जीत गया है। कौन जीत गया है, अकबर। लेकिन ध्यान रखना मैंने पूरी कहानी बयां की, अकबर नहीं जीता माँ, किस्मत जीती है। चलो किस्मत है इन भाई साहब के साथ। भाई साहब हमें तुम्हारा दुख है और हमेशा रहेगा कि ऐसे महान सूरवीर एक छोटे से तुच्छ धनुर्धर ने गलती से आंख में तीर मार दिया। हमें बहुत दुख है इसका भाई। टेंशन नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हार जीत तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन तुमने जौहर बढ़िया दिखाया था इस बंदे को। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो भाई, तो कुछ पात्र हैं इसमें और हम जान लेते हैं। चलो भाई, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं हम। ये भाई साहब कौन है, ध्यान से देखना भैया, ये भाई साहब कौन है। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये भाई साहब हैं बैरम खां। इनको इतिहास में बैरम खां के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बैरम खां के नाम से। तो ये 1556 से लेकर 1560 तक जो अकबर का प्रारंभिक दौर था, तो उसमें अकबर के संरक्षक थे। क्या थे ये, संरक्षक थे। तो अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी। खान एक खाना की क्या दी, उपाधि। खाने खाना की क्या दी, उपाधि। ठीक है भाई, तो अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, खाने खाना की। तो ये ध्यान रखना कि प्रारंभिक दौर में जितने भी युद्ध हुए, जितना भी सब कुछ हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, बैरम खां का था। लेकिन क्या हुआ, चूंकि ये शिया मुसलमान था। कौन सा मुसलमान था ये, शिया मुसलमान। इसी ने ध्यान रखना अकबर का राज्य अभिषेक करवाया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अगर देखा जाए तो 56 से लेकर 60 तक सारा कार्यकाल जो है अकबर का, 56 से लेकर 60 यानी कि 1560 तक जितने भी युद्ध लड़े गए, जो कुछ भी हुआ, वो सब किसके द्वारा किया गया, इन भाई साहब के द्वारा किया। बहुत वीर था ये बंदा बैरम खां। लेकिन क्या हुआ,
कि बैरम खां शिया मुसलमान था और अकबर सुन्नी था। तो क्या हुआ कि दरबार में इनके खिलाफ अकबर को भरना प्रारंभ किया। दरबार में अकबर को भरना प्रारंभ किया गया और ये कहा गया कि भैया ये बैरम खां बहुत खराब है, ठीक है। तो वो भरा किसने था? तो महामंगा ने, जो इसकी दाई माँ थी। तो इसको भी हम जानेंगे, अभी पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या हुआ कि भैया बैरम खां को भरा, यानी कि अकबर को इस तरह से भरा गया महामंगा के द्वारा कि ये शिया मुसलमान है, ये अपने लोगों को बैठालना चाह रहा है। और कुछ हद तक बैरम खां की भी गलती थी कि ज़्यादातर निर्णय बैरम खां ले रहा था, क्योंकि अकबर उस समय बालिग नहीं हुआ था, मतलब 17-18 साल का होगा। तो सारे डिसीजन जो भी लिए जा रहे थे वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे? बैरम खां के द्वारा। तो अब उसमें क्या हुआ कि 1560 में अकबर ने बैरम खां को बुलाया और ये कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 3 ऑप्शन है तुम्हें, या तो तुम चंदेरी के सूबेदार बन जाओ, या मेरी सलाहकार समिति में शामिल हो जाओ, या तीसरा मक्का के लिए चले जाओ। तो बैरम खां ने कहा कि मैं मक्का के लिए जाना पसंद करूंगा। तो बैरम खां भैया 1561 में कहां चला गया? मक्का के लिए। तो मक्का के लिए गया तो उसे गुजरात के पाटन में रास्ते में ही मुबारक खान ने मार दिया इसे। मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी। यानी कि बाबर के, जो हम बात करें बैरम खां के बारे में, तो 1561 में इसने मक्का जाने का निर्णय लिया, लेकिन मक्का पहुंच नहीं पाया, इसे बीच में मार दिया गया। उसका कारण ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने इसे मरवाया था। और इसकी जो पत्नी है सलीमा बेगम, किसकी पत्नी बताओ? इन भाई साहब की, बैरम खां की जो पत्नी है ना। और इसका एक पुत्र था अब्दुल रहीम। दोबारा समझ लो, बैरम खां की पत्नी का नाम है सलीमा और पुत्र का नाम है अब्दुल रहीम। लेकिन बैरम खां जाता है मक्का के लिए। तब तक क्या किया कि अकबर को मैं चिंदी चोर क्यों कह रहा हूं कि इस बंदे ने अपने गुरु समान बैरम खां की पत्नी को तक नहीं छोड़ा। इसने सलीमा से निकाह कर लिया। अकबर ने सलीमा से विवाह कर लिया और अब्दुल रहीम को अपना दत्तक पुत्र माना। समझ रहे हो ध्यान से? यानी इन भाई साहब ने, अकबर भाई साहब ने क्या किया कि जो बैरम खां की जो पत्नी थी उसे अपनी क्या बना लिया? बीबी। और उसे कहाँ मरवा दिया गया? गुजरात के पाटन में। तो धन्य है वही वो आत्मा बैरम खां। क्या सोच रहा होगा कि भैया मैंने जिसे गद्दी पर बैठाला, मैंने जिसके लिए पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, उसी ने मेरी पत्नी को अपनी क्या बना लिया? बीवी। और मेरे पुत्र को क्या माना? दत्तक पुत्र माना। और इसी अब्दुल रहीम को किसकी उपाधि दी गई? खाने खाना की। यानी जो उपाधि पिता को मिली थी वही उपाधि किसको दी गई थी? वही उपाधि किसको दी गई थी? अब्दुल रहीम को। तो बेटा ये ध्यान रखना है, किसका समय काल है ये? बैरम खां का। किसका है मेरे प्यारे छात्रों? बैरम खां का टाइम पीरियड है। अब हम बढ़ेंगे इसमें और आगे। चलो, ये पात्र आपके समक्ष बहुत सी सुंदर सी कन्या है भाई। चलो, तो इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा इसे इतिहास में महामंगा के नाम से जाना जाता है। हालांकि मुझे महामंगा का कोई ओरिजिनल चित्र नहीं मिला, ये तो फिल्म अभिनेत्री है, इनका चित्र मिल गया मुझे। तो मैंने कहा भैया सुंदर सी कन्या है, इसी को ले लेते हैं भाई। नहीं, तो जो महामंगा है ना, तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1560 से 62 तक। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। बैरम खां का कार्यकाल था 56 से 60 अकबर के समय, और 60 से 62। तो इस समय क्या था कि ये दाई मां थी। तो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो महामंगा के द्वारा लिए जा रहे थे। तो इसे, इस काल को ही कहते हैं पर्दा शासन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? इस काल को ही पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है, महामंगा के काल को। इसमें शामिल कौन कौन था?
तो महामंगा और इसका एक पुत्र था अदम खां। क्या नाम था? अदम खां। एक का नाम था पीर मोहम्मद, वो भी इसी का पुत्र था। ये सब उसमें शामिल थे, किसमें? पर्दा शासन में। इनकी बहुत चलती थी ना, क्योंकि देखो बैरम खां की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्हीं का दबदबा रहा है 2 से 3 साल। और एक था दिल्ली का हेड, दिल्ली का जो प्रमुख था सूबेदार, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। इनकी पूरी टीम थी नारायण। महामंगा का पुत्र अदम खां, पीर मोहम्मद और शिहाबुद्दीन, इन सब लोगों ने 2 से 3 साल अपना एक छत्र राज किया। राजा जरूर अकबर है, लेकिन चल किसकी रही है? महामंगा की। जो महामंगा ने कह दिया वही अंतिम निर्णय। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। महामंगा का दबदबा रहा है, और वैसे भी सुंदर सी कन्या है। बहुत क्रीम पाउडर लगा रखा है तुमने भाई यार, सुंदर तो है, बहुत सुंदर है नहीं? ध्यान से सुंदर भी है और अभिनय का जलवा है भाई, बहुत सुंदर है। हाँ, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये महामंगा का कार्यकाल हो गया, लेकिन इस कार्यकाल में ये ध्यान रखना है कि पर्दा शासन में अकबर ने क्या फतेह किया था, वो समझो ध्यान से। इस पर्दा शासन में अकबर ने क्या किया था वो समझ लो, उसके कार्य समझ लो। तो इस पर्दा शासन में अकबर ने क्या क्या किया था वो समझ लो। तो सबसे पहला कार्य कि 1561 में मालवा पर आक्रमण किया गया। आक्रमण किया गया मालवा पर। तो उस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर, और उसकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो पूरे मालवा में गाई जाती है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी है वो पूरे मालवा में प्रचलित है। कहा जाता है कि सबसे सुंदर प्रेम कहानी थी वो, समझ से। तो इन पर अटैक किसने किया था? तो जो महामंगा का पुत्र है ना, अदम खां, ध्यान करो, अदम खां ने आक्रमण किया इन पर और बाज बहादुर को हरा दिया। और बाज बहादुर, ध्यान रखना, सारंगपुर, कहां पर? सारंगपुर ये पड़ता है राजगढ़ में। तो सारंगपुर के युद्ध में हार जाता है बाज बहादुर और यहां से भाग जाता है। तो रानी रूपमती को पकड़ लेता है, कौन? अदम खां, और ये कहता है कि चलो तुम्हें हरम में शामिल करेंगे। अब आप लोग समझ रहे हो सर हरम क्या है? बेटा हरम मतलब वो है कि जो भी रानियां, जितने भी रानियां, जो भी महिलाएं पकड़ी जाती थी, गिरफ्तार कर ली जाती थी, उन्हें हरम में डाल दिया जाता था, जहां पर जितने भी सैनिक हैं, राजा हैं, जो छोटे छोटे राजा हैं, सब मुंह काला करने जाते हैं। समझदार हैं आप लोग, वेश्यावृत्ति समझ सकते हो आप इसको, हमारे हरम की महिलाओं में डाल दिया जाता था। तो रानी रूपमती से कहा अदम खान है कि तुम्हें हम कहां डालेंगे? हरम में डालेंगे। तो रानी रूपमती किससे प्रेम करती थी? मैं इसका चित्र बताने वाला हूं अभी आपको। तो रानी रूपमती किससे प्रेम करती थी? बाज बहादुर से। तो उसने क्या किया कि जहर पीकर हत्या कर ली था। इसने जहर पीकर क्या कर ली? आत्महत्या। रानी रूपमती ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहर पीकर क्या कर ली उसने? आत्महत्या। लेकिन उसने हरम में जाना पसंद नहीं किया। और जो बाज बहादुर भाई साहब हैं, इन्होंने भागकर खान देश में शरण ली। खान देश में शरण ली, फिर बाद में जाके अदम खां को परास्त कर दिया। तो इसलिए ध्यान है, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि कहां है, तो समाधि सारंगपुर में ही है। क्यों? क्योंकि रानी रूपमती ने जहर खाया था सारंगपुर में, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसे भी यहीं दफनाया गया। किसको? बाज बहादुर को। इसलिए दोनों की समाधि कहां है? राजगढ़ में। अब इनके मैं आपको फोटो बता रहा हूं, देखो ध्यान से।
ये है बाज बहादुर, ये बंदा है बाज बहादुर। ये है मालवा के सूबेदार, यानी मालवा का हेड कौन है, यही है। और इनकी भी समाधि कहाँ है, सारंगपुर में। इनकी समाधि कहाँ है, सारंगपुर। ठीक है भाई। तो ये है बाज बहादुर और इनके जस्ट पीछे है भैया, मैंने पास पास लगा के रखे, ये है रानी रूपमती। क्या है इनका नाम, रानी रूपमती। भैया आप देख सकते हैं ये रानी रूपमती है और ये भाई साहब क्या है, बाज बहादुर। और दोनों की क्या है भैया, प्रेम कहानी है। दोनों एक दूसरे से नैन मटक्का किया इन्होंने पहले, फिर बाद में क्या किया, पहले नैन मटक्का हुआ, फिर क्या हुए, शादी हुई, और बाद में जाके दुश्मन कौन था, अकबर। अकबर बड़ा चिंदी चोर था, जहां भी लगता था वहीं पहुंच जाता था, सुंदर नारी दिख जाए वैसे ना। हाँ, तो भाई अकबर जो है उसके द्वारा इस प्रेम कहानी को अलग कर दिया गया, बाज बहादुर को भगा दिया खानदेश, और रानी रूपमती ने, देखो मैंने पहले ही कह रहा हूं, मैं उधर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, ध्यान करो, तो मैंने बताया था हेमू के बारे में। हेमू वीर था और रानी रूपमती और बाज बहादुर भी वीर थे, जाना ठीक है। हार जीत तो भाग्य की होती है, ठीक है भाई। तो रानी रूपमती ने, ध्यान रखना, मृत्यु को चुना लेकिन हरम को नहीं। तो बेटा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है भारतीय नारियों के बारे में, क्योंकि हिंदू कल्चर है भैया, ये क्या है, हिंदू कल्चर है। मर जाएंगे लेकिन इज्जत को नहीं गवाएंगे हम, इज्जत को नहीं गवाएंगे हम। यही हमने इतिहास से सीखा है और यही मैं आपको भी कहता हूं कि कभी भी अपनी इज्जत पे आंच मत आने देना। मर जाना बेहतर है, क्योंकि मरकर ही सिंहासन मिल सकता है, लेकिन जीते जी भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना कभी इज्जत दोबारा नहीं लौटती हमें। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे, चलो भाई। तो ये भाई साहब हैं राजा भारमल, क्या नाम है इनका, राजा भारमल। कहां के राजा हैं राजा भारमल, तो जो राजा भारमल हैं ये हैं, ध्यान रखना से, ये आमेर के राजा हैं। आमेर मतलब जयपुर। तो प्रारंभिक दौर में अकबर ने क्या किया, किसने, अकबर ने 1562 की बात है, 1562 की बात है, पूरी सेना लेकर अकबर कहां पहुंच गया, आमेर। और आमेर को एक दो ऑप्शन थे, या तो समर्पण या युद्ध, और तीसरा ऑप्शन था वैवाहिक संबंध। क्योंकि ये बंदा, मैंने कहा ना, अकबर जो है ये उतना सही नहीं है प्रारंभिक दौर में, बाद में जरूर अच्छा सम्राट बनेगा, लेकिन प्रारंभिक दौर में ये बंदा क्या करता है कि चिंदी चोरी बहुत करता है। जहां दिखी सुंदर नारी वहीं आंख मारी, किसने, अकबर ने। अकबर यहां क्यों जा रहा है इसको समझो, क्योंकि भारमल की पुत्री जो है, जिसका नाम क्या है, जोधाबाई। जोधाबाई कहें या हरकाबाई कहें, जोधाबाई कहें या हरकाबाई कहें या मरियम कहें, ये तीन नाम है इनके, दाना, मरियम, जोधाबाई, हरकाबाई। अब आप सुन सर, उस कन्या का दर्शन तो करवा दो कि भाई जोधाबाई कौन थी। तो बिल्कुल करवाएंगे हम, क्यों नहीं करवाएंगे, हम आते ही इसलिए भैया। तो राजा भारमल की पुत्री का नाम क्या है, जोधाबाई। और ये कहां के राजा हैं, आमेर के राजा, जयपुर के दाना, ठीक है भाई। 1562 में अकबर पहुंच गया सेना लेकर, कहा कि बेटा भाई साहब तुमने बहुत अच्छा किया। पूछो कैसे, नहीं तो आक्रमण कर देता ये बंदा और हो सकता है तुम्हारा राज छीन लेता। कोई दिक्कत नहीं, वैवाहिक संबंध निभाए, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये देखो, ये है सुंदर नारी भाई, क्या नाम है इनका, जोधाबाई। तो देख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, सुंदर है भाई। जोधाबाई कहते हैं इन्हें, या इन्हें क्या कहते हैं, मरियम, या इन्हें कहते हैं हरिकाबाई। तीन नाम है इनके, हरिकाबाई, ठीक है भाई। तो इनका रियल फोटो है जोधाबाई का, ठीक है, काफी सुंदर है, लेकिन भैया वीरांगना है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया शादी करना भी अपने आप बहुत बड़ी बात है।
तो धन्य ऐसी नारी जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, और मैं नमन करता हूँ जोधाबाई को, बहुत इन्होंने अपने देश को बचाया। कम से कम देखो, सबसे बड़ी बात है कि अपने देश को बचाना बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है, इसको वैसे धारण, क्योंकि अकबर से बचाना था अपने राज्य को। तो भैया जोधाबाई और अकबर की क्या हो जाती है बाद में, प्रेम कहानी। और इन्होंने फिर ध्यान रखना, जो बुलंद दरवाजा है ना फतेहपुर सीकरी में, कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों, फतेहपुर सीकरी में। तो जोधाबाई का महल भी है वहां पर, जोधाबाई का महल भी है। कहां पर है ये, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखना है कि बाद में जाके जो जोधाबाई है ना, वो अकबर का गहरा प्रेम होता है, और इन दोनों के प्रोडक्ट के नाम को ही जहांगीर कहते हैं। यानी जो जोधाबाई है, इन्हीं का जो पुत्र है वो जहांगीर था, और वही अगला राजा बनेगा। वही क्या बनेगा, अगला राजा बनेगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगला राजा कौन, जहांगीर। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बढ़ते हैं इसमें और आगे। चलो भाई, अब बचता है एक पात्र। तो भैया ये तो वीरांगना है, इनके बारे में क्या कहना। ठीक है भाई, चलो भाई, तो ध्यान से देखना भाई। तो हुआ ये था कि ये गोंडवाना की रानी है, ये गोंडवाना की क्या है, रानी है। इनके पति का नाम था दलपत शाह, इनके पति का नाम था दलपत शाह। इनका नाम है रानी दुर्गावती, आप सभी परिचित होंगे, रानी दुर्गावती। और इनका एक पुत्र था वीर नारायण, वीर नारायण, वीर नारायण। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है विवाह के मात्र 5 वर्ष के बाद। ठीक है, 1550 की राउंड फिगर इसकी मृत्यु हो जाती है दलपत शाह की। तो इस मृत्यु के बाद इनको राजा घोषित करके, राजा घोषित कर दिया वीर नारायण को। और कौन संरक्षिका बन गई, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती ने, ध्यान रखना, गोंडवाना राज्य में इतना विकास किया कि उस समय गोंडवाना राज्य सबसे समृद्धशाली था। तो इसकी खबर मिली अकबर को। अकबर ने को लगा कि भाई रानी भी सुंदर है और राज्य भी समृद्ध है, आक्रमण कर देते हैं। तो अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा। किसको भेजा, आसफ खां। ये बात कब की है, 1564 की। कब की मेरे प्यारे छात्रों, 1564 की घटना है। ठीक है भाई। तो 1564 में आसफ खान ने जब अटैक किया रानी दुर्गावती पर, तो इनका एक ही उद्देश्य, ऐसा बताया जाता है, इसके 2 कारण थे। एक तो हाथी का नाम, बहुत अच्छा हाथी था इनके पास, जिसका नाम सरमन था। और एक इनका मंत्री था। सरमन नाम के हाथी और मंत्री दोनों को मांगा था अकबर ने, लेकिन मना कर दिया। किसने, रानी दुर्गावती देने से। और मुझे लग रहा है अकबर चिंदी चोर था, उसने ये भी कहा होगा कि रानी दुर्गावती भैया तुम भी आ जाओ मेरे पास। मैं मान रहा हूं इसकी विचारधारा ही ऐसी ना, जहां देखी कन्या वहीं आंख मारी इसने। बहुत अलग ही व्यक्ति है, बाद में जाके महान शासक बनेगा, लेकिन अभी क्या है, चिंदी चोर है। तो इस युद्ध में ध्यान रखना कि आसफ खां और रानी दुर्गावती से युद्ध होता है, जिसमें ध्यान रखना रानी दुर्गावती घायल हो जाती हैं और बरेला नामक स्थान पर, हालांकि नरोला नाम का नारा है, तो बरेला जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती ने क्या किया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, मैंने कहा ना भारतीय नारियों का साधन ध्यान करो, पढ़ा तो रहा हूं लेकिन याद करो वो वीरों की कहानी। हम हिंदू हैं, क्या है, हम हिंदू हैं। तो क्या हुआ इसमें कि रानी जो दुर्गावती हैं, उन्होंने अपनी जान को गवा दिया, लेकिन इज्जत पे आंच नहीं आने दी। आज इनकी जो समाधि है ना, वो बरेला जबलपुर में, क्योंकि इन्होंने वहीं पर अपने आप को क्या कर दिया था,
आत्महत्या तो नहीं कहेंगे, इन्होंने अपनी जान को मुगलों के हाथ नहीं जाने दिया। किसके हाथ नहीं जाने दिया? मुगलों के हाथ नहीं जाने दिया। और इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि रानी दुर्गावती इतिहास में आज अमर है। और मैं नमन करता हूं ऐसी नारी को जिसने एक मैसेज दिया कि नहीं, हम वीर हैं। इन्होंने लड़कर शहादत दी है ना, क्या दी है? लड़कर शहादत दी है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये कहानी है रानी दुर्गावती की। तो बेटा 1556 से लेकर 1564 तक का काल ही इसका पर्दा शासन मान लो आप, जो भी है। लेकिन इस समय अकबर ने कुछ अच्छे कार्य कर दिए थे, वो भी समझ लेते हैं। क्या कार्य कर दिए थे अकबर ने? देखो ध्यान से। तो अकबर ने क्या किया था 1562 में? अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। तो हमें ये पता चल रहा है कि अकबर ने प्रारंभिक दौर में भी 2 से 3 कार्य अच्छे कर दिए थे। दास प्रथा को समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वो समाप्त कर दिया, और जजिया कर जो था हिंदुओं पर लगता था वो भी समाप्त कर दिया, जो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रारंभ किया था और अकबर तक चलता रहा। तो ये अच्छे कार्य थे अकबर के। तो अगला जो अपना सेकंड भाग होगा अकबर में, वो होगा अकबर की उपलब्धियां। वो अकबर अलग होगा। ये जो अकबर है वो अलग है, व्यक्ति वही है, लेकिन यहाँ उसकी सोच क्या है कि जहां भी सुंदर कन्या दिख जाए वहीं अटैक करना है भाई, समझ रहे ध्यान से। और अब क्या होगा उसका मतलब, एक महान सम्राट बनने की ओर जाएगा वो, ठीक है। तो इसके मैंने अटैक भी बताया आपको, ठीक है, आक्रमण भी बताए, पर्दा शासन भी बयां किया मैंने आपके समझ, सारी घटना बयां की मैंने आपके समझ। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो सभी छात्रों से निवेदन है, बिल्कुल मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।